So we are going to study psychology and life. Under this, we are going to study several topics like human-environment relationship, environmental effects on human behavior, promoting pro-environmental behavior, psychology, and social concerns. So our first topic is human-environmental relationship. And so first and foremost, what is environmental psychology? Environmental psychology क्या होता है? ये डील करता है various psychological issues के साथ, ठीक है? तो ये होता है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट जो होता है वो इट प्लेज अ वेरी स्पेशल रोल इन आवर लाइफ. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज नॉइज, एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, लाइक unsatisfactory ways of garbage disposal have a very damaging effects on physical health. ये सब हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालते हैं. तो ये इसलिए ये हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ डील करता है. नाउ सेकंड इज इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इट रिफर्स एवरीथिंग सराउंडिंग अस, ठीक है? हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, तो ये इंक्लूड करता है हमारा फिजिकल, सोशल, फिर हमारा आ जाता है वर्क एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. तो ये हो गया. इट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस आउटसाइड ह्यूमन बीइंग टू विच दे रिस्पॉन्ड इन सम वे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट. अब हमारा आता है इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट. इकोलॉजी हमारा होता है रिलेशनशिप बिटवीन अ लिविंग, जो भी लिविंग बीइंग है, और हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी. तो द फोकस इज ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड पीपल एज द इन्वायरमेंट बिकम मीनिंगफुल विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग हु लिव इन इट. तो ये हो गई हमारी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. नाउ हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा होता है विच रिमेन्स अनटच्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने हाथ ना लगाया हो वो होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए हमारे फॉरेस्ट, हमारे जितने भी बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं लाइक एमेजोन रेन फॉरेस्ट. तो वो हो गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि वहां तक ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंच पाते हैं, वो अनटच्ड है और वो खुद ही खुद ग्रो करता है. उसको वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग जाके वहां पे पेड़ नहीं लगाता है, कोई पौधे नहीं लगाता है. तो वो हो गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट. फिर आता है हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट. तो बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग. जो इन्वायरमेंट हमारा ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम बिल्ट इन्वायरमेंट. तो बिल्ट इन्वायरमेंट के एग्जांपल्स हो गए लाइक आपके सिटीज, हाउसेज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, लाइक आपके ब्रिजेस, आपके शॉपिंग मॉल्स, आपके रेलवे ट्रैक्स, रोड, डैम स्पॉट्स. जितनी भी चीजें ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, वो होता है हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट. नाउ द आइडिया ऑफ डिजाइन कंटेन सम साइकोलॉजिकल फीचर्स. तो पहले आता है हमारा द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड. तो ये क्या होता है? इट एक्सप्रेस द वर्क ऑफ आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर्स एंड सिविल इंजीनियर्स, ठीक है? तो जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं. हमारे जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो हमारे टाउन प्लानर्स होते हैं, हमारे टाउन्स बनाते हैं, तो ये होता है क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड. देन सेकेंड इज द सेंस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर द नेचुरल इन्वायरमेंट. हमारी ह्यूमन बींग्स की सेंस कैसी है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करे. तो ये हमारा दिखता है शोन इन द बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स टू रेगुलेट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है? तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग डैम्स बनाते हैं ताकि वो लोग हमारी जो रिवर्स होती है उनके नेचुरल फ्लो को रेगुलेट कर सकें, ठीक है? तो ये होता है हमारा सेंस. Then we have influence on the kind of social interaction that moment. तो इसमें आपका फॉर एग्जाम्पल आ जाता है इन द हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज इन अ कॉलोनी. तो हमारी जो कॉलोनी के बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, हमारे घरों के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं, द लोकेशन ऑफ रूम्स विद इन द होम्स, हमारे लाइक हमारे रूम्स की लोकेशंस कैसे होती हैं, एक रूम दूसरे रूम से कितना दूर है, कितना पास है, और इन द अरेंजमेंट ऑफ वर्क डेस्क एंड सीट्स इन द ऑफिसेज, ठीक है? इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गैदरिंग हमारे हमारे सीट्स कैसे अरेंज होते हैं हमारे ऑफिसेज में, हमारी डेस्क कैसे अरेंज होती है हमारे ऑफिसेज में. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. नाउ वी हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप. सो देयर आर डिफरेंट व्यूज. हमारे बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं ह्यूमन और एनवायरमेंट के रिलेशनशिप को लेके, ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट नेम स्ट्रकोस इन 1990 डिस्क्राइब 3 अप्रोचेस. इन्होंने 3 अप्रोचेस दिए थे दैट मे बी अडॉप्टेड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है? तो इन्होंने किसमें दिए थे? 1990 में इन्होंने डिस्क्राइब करा था. तो मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है?
ये होता है एक व्यू जो एज्यूम करता है दैट फिजिकल सेटिंग प्लेज अ माइनर और नेग्लिजिबल रोल इन फैसिलिटेटिंग द गोल एंड एस्पायरेशन ऑफ देयर यूजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही नेग्लिजिबल, इसमें बहुत ही माइनर और बहुत नेग्लिजिबल रोल होता है जो फैसिलिटेट करता है द गोल्स एंड एस्पायरेशन, ठीक है, यूजर के गोल्स और एस्पायरेशंस को। देन हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव क्या होता है, द फिजिकल मीन्स ऑफ अचीविंग की बिहेवियर एंड इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, लाइक फिजिकल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट मेनली फॉर यूज ऑफ ह्यूमन। जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, मेनली वो इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ह्यूमन बींग्स उसे यूज कर सके फॉर देयर कंफर्ट। ठीक है, फॉर देयर कंफर्ट फॉर एंड वेलबींग, अपने वेलबींग और अपने कंफर्ट के लिए। देन हमारा आ जाता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो हमारे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स विल एग्जिस्ट एंड विल बी हैप्पी ओनली एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट इज केप्ट हेल्दी एंड नेचुरल। तो हमारे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हो जाता है कि हमारा जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम लोग तब तक एग्जिस्ट करेंगे और हैप्पी रहेंगे तब तक हमारा इन्वायरमेंट हैप्पी रहेगा और मतलब बहुत ही ज्यादा नेचुरल रहेगा, हम उसे ज्यादा बिल्टअप नहीं करेंगे, जैसा है वो हम उसे ऐसे ही अनटच्ड रहने देंगे। तो ये होता है हमारा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो अब हमारा आ जाता है द बिश्नोइज एंड द चिपको मूवमेंट। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन व्यू होता है अबाउट द इन्वायरमेंट सपोर्टर्स इन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो ये और कुछ नहीं है, ये द बिश्नोइज एंड द चिपको मूवमेंट, ये हमारा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक बिश्नोई कम्युनिटी होती है, ये बहुत ही छोटी कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर। वो लोग अपनी वाइल्ड लाइफ और अपने ट्रीज को अपनी लाइफ से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो बिश्नोइज would do anything to prevent the destruction of trees and human beings। तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं ताकि मतलब ह्यूमन बींग्स और ये जितने भी लोग हैं वो वहाँ के उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को या उनके ट्रीज को या उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय ना करें। तो उन लोगों ने क्या करा था, दे हग द ट्रीज, द डिस्ट्रॉयर कैन नॉट कट द ट्रीज विदाउट कटिंग देयर बॉडीज। तो वो ना ट्रीज को हग करके खड़े हो गए थे ताकि जो भी ट्रीज को काटना है तो वो पहले उनकी बॉडी को काटे, उसके बाद वो ट्री को काटे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट को अपनी लाइफ से ज्यादा वैल्यू दी। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो सिमिलरली आपने चिपकू मूवमेंट के बारे में सुना होगा। चिपकू मूवमेंट हमारा हिमालयन उत्तराखंड रीजन में हुआ था। यहाँ पे भी द एम ऑफ चिपकू मूवमेंट इज टू कंजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, इनका क्या एम था, ताकि ये लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, ताकि क्या हो जाए, लैंडस्लाइड प्रिवेंट हो जाए, सॉइल इरोजन्स प्रिवेंट हो जाए इन द रीजन एंड सपोर्ट लाइवलीहुड्स एंड इनहेबिटेंट्स। ठीक है, ताकि वहाँ पे ज्यादातर, जैसे हिमालय में ज्यादातर क्या होता है, वहाँ पे ज्यादातर लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो जैसे वो लोग वहाँ पे फॉरेस्ट को काट देते हैं तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होने लगता है, लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं। तो ताकि वो लोग उसको प्रिवेंट करें तो वहाँ पे ये चिपकू मूवमेंट हुआ था। वो लोग भी वहाँ पे सब ट्रीज को हक करके खड़े हो गए थे ताकि कोई ट्रीज को काट ना सके। इन 1960s चिपकू मूवमेंट विच बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन 1970। तो वहाँ पे ना 1970s में बहुत ज्यादा फ्लड्स आने लगी थी जिसकी वजह से चिपकू मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो ये है हमारे चिपकू मूवमेंट का, ये हमारा मेमोरेंडम तैयार हुआ था जिसमें 6 प्रिंसिपल्स थे। तो फर्स्ट वन इज ओनली स्पेसिफिक ट्रीज एंड suitable for a particular geographical region should be grown। ठीक है, तो ना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ट्रीज और वेजिटेशन जो था उन लोगों ने बोला था वो ही सुइटेबल है उस जोग्राफिकल रीजन के लिए, और वो सुइटेबल ट्रीज और वेजिटेशन ही वहां पे वो लोग ग्रो कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। फॉरेस्ट इन लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन जोन नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड रिन्यूड। जैसे हमने पहले बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते थे, बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होते थे। तो वहां पे उन लोगों ने एक मेमोरेंडम बनाया कि ये इन चीजों को आइडेंटिफाई करा जाएगा और इन्हें रिन्यू करा जाएगा ताकि वहां पे लोगों का लॉस कम हो, या मतलब ज्यादा लॉस ना हो, वो लोग आराम से खा पी सकें, अपना वेजिटेशन कर सकें, ट्रीज उगा सकें। तो इसलिए उन्होंने वो आइडेंटिफाई करा और रिन्यू करा। ठीक है, तो दोज हु हैव बीन कस्टमरली लिविंग नियर द फॉरेस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन देम
एंड दिस सर्वाइवल शुड बी गिवन टू द राइट टू डू सो। तो वहां पे जितने भी लोग थे जो फॉरेस्ट के पास रहते थे या जो जो उन उन चीजों पर ही डिपेंड रहते थे, लाइक जैसे वो वहां पे वेजिटेशन करते थे और वो जैसे उनका सर्वाइवल ही उसी चीजों पे चलता था कि जैसे वो वहां पे कोई क्रॉप ग्रो करें और फिर उसे बेचें, उनका सर्वाइवल उसी पर होता था और वो लोग उसी पे डिपेंड होते थे। तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो लोग अपने घर के बाहर अपने घर के पास वेजिटेशन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें उन्हें नहीं रोका जाएगा। फिर आता है हमारा द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम फॉर कमर्शियल टिम्बर एक्सप्लॉइटेशन शुड बी एबॉलिश्ड। तो वहां पे क्या हुआ था, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम था कमर्शियल टिम्बर एक्सप्लॉइटेशन की तरह एक्सप्लॉइटेशन के लिए वो एबॉलिश कर दिया गया।